हाँ भाई, मेरे हिसाब से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन लोग स्टार्ट कर चुके थे भैया। हाँ अरे मैं करवा दूंगा, मैं देख तो ले भैया कहाँ तक कर रही थे तुम। दे दो यार, कॉपी दे दो। ठीक है, हीट इंजन पे थे अपन। मैं तेको बताया भी था कि कार्नोट ने भी मेहनत करी थी इस पे। बढ़िया। एक बार देखो हीट इंजन बता देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस पे अपन ने एक दो सवाल भी कर लिए, दो सवाल कर लिए थे इस पे। एक एक और कर लेंगे चल। हीट इंजन क्या था भैया? देखो देख ले, देख थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा हो तेरे को, मे बी। बिल्कुल नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बेटा। बहुत जोर लग रहा है, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा है। वर्किंग सब्सटेंस होता है और एक सिंक होता है। हीट इंजन का काम क्या होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जाते जाते बीच में थोड़ा सा वर्क को परफॉर्म करना। गाड़ी में क्या होगा भैया? तो हीट इनपुट लेगा कहीं से, और इससे थोड़ा सा तो क्या परफॉर्म करेगा? वर्क। 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो कहां पे जाएगा भैया? लॉस होगा। कुछ ना कुछ तो क्या होगा भैया? लॉस होगा। 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। ये हमने लास्ट टाइम पे देखा था। हीट हम लेते हैं ऐसे डिवाइस से जो कि हाई टेम्परेचर पे रहता है, और हमने इसको लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीएच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअर टेम्परेचर। एच हायर टेम्परेचर, एल लोअर टेम्परेचर। एफिशिएंसी हीट इंजन की हमने डिफाइन करी थी। प्रभु, एफिशिएंसी हमने हीट इंजन की डिफाइन करी थी। इसमें सबसे काम की चीज है कितना वर्क परफॉर्म करा और उसके लिए कितनी हीट तेने खाई। ये हमने परफॉर्म करा था भैया इस तरह से, कितना वर्क अपॉन कितना हीट इनपुट लिया। अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QH माइनस QL बाई का क्या आ जाएगा? QH। ये बन जाएगा 1 माइनस QL बाई QH। और कार्नॉट ने बड़ी मेहनत करके इसको 1 माइनस TL बाई TH करा था। ये एफिशिएंसी बढ़ाई थी। ठीक है। TL क्या है? लोअर टेम्परेचर, और TH क्या है? हायर टेम्परेचर। इस तरह से अपन ने इसको परफॉर्म करा था। देख अपन ने कौन सा 50-60% वाला सवाल कर लिया था क्या? 50-60% वाला सवाल कर लिया था। एक और सवाल अपन और कर लेते हैं इस पे। इस पे और सिंपल सवाल भी पूछ सकते हैं। तेरे को टेम्परेचर ऑफ द सिंक दे देंगे, तेरे को टेम्परेचर ऑफ द क्या दे देंगे? सोर्स। TL दे दिया, TH दे दिया, एफिशिएंसी निकालनी, निकाल लेगा वो तो बड़े आसानी से। ठीक है ना? थोड़ा बढ़िया लेवल का करते हैं अपन सवाल। अगला सवाल लिखना है इसमें। इफ फॉर ए कार्नोट हीट इंजन, if for a Carnot heat engine, ऐसे लिखना, W by QH is 1/6, W by QH is 1/6 when temperature of the sink is capital T, when temperature of the sink is capital T। ठीक है। if temperature of the sink is reduced by, temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, if temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, the given ratio becomes double, the given ratio becomes double। Find temperature of the source and sink। काफी लोग उम्मीदों की नजरों से देख रहे हैं, देख सकते हैं। आफ्टर दिवाली इफेक्ट थोड़ा बहुत रहता है, 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। चीजें बैक टू पवेलियन, है ना? टीम भी आ गई, हम भी आ जाए, बैक टू पवेलियन ज्यादा बेटर है।
बढ़िया, ये अच्छी बात है, जिससे कि हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है, इसलिए हारे हैं वो लोग। तेरे को क्या लगा ऐसे हार गए? नहीं नहीं, उनकी प्लानिंग थी, उनकी प्लानिंग थी तुम लोग पढ़ो, है ना। हुआ भैया एनीवन? इसको देख, सवाल को, इसका पिछला सवाल अगर तू जस्ट देखेगा, अगर तूने लिखा था उसमें भी मैंने 2 बार एफिशिएंसी वर्ड यूज करा था, और इसमें डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली उसने 2 बार बोला। अरे भैया ये रेशियो क्या है? एफिशिएंसी तो है ना, शुरू में उसने बोला एफिशिएंसी कितनी है भैया, 1/6। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - TL/TH। सवाल में पढ़, उसने सिंक का टेम्परेचर कितना दे रखा है, T। उसने बोला नई एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, डबल। पुरानी वाली 1/6 है, नई वाली क्या हो जाएगी, 2 × 1/6। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62। पर यहां पे मेरे को थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, मैंने डिग्री सेल्सियस के जगह 62 लिखा है, तो केल्विन में कन्वर्ट करेगा या 62 लिखेगा? परिवर्तन दोनों में चेंज क्या आएगा, सेम, चाहे केल्विन हो चाहे क्या हो, डिग्री सेल्सियस, द परिवर्तन, द चेंज विल बी सेम। मैंने यहाँ पे इसको 62 के लिया है, नॉट 1000, 62 केल्विन। अब यहाँ पे देख, TL/TH, TL/TH होगा 1 - 1/6, ये कितना आ जाएगा भैया, 5/6। इसको इधर भेज, TL - 62 बाई का TH, ये कितना आ जाएगा, 1 - 2/6, ये कितना आ जाएगा भैया, 4/6। सही है ना भैया? इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, टू इक्वेशन 2 वेरिएबल, पहला है TL, दूसरा है TH। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, खतरनाक इक्वेशन तेरे सामने आएगी, एकदम शुद्ध गाढ़ा काला जादू जैसा तेरे को लगेगा, पर हम कर लेंगे ऐसे सॉल्व। 4/6 और 5/6 काफी अच्छी चीजें दिखेगी, 6 से 6, TH से TH क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 5 टाइम्स TL - 62 इज 4 टाइम्स TL, ये आ जाएगा TL इज इक्वल टू 5 × 62, 5 × 62 30, 30, 310, 310 केल्विन आ जाएगा। TL आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके तू TH निकाल ले। क्या के 62 के, मैं 10 डिग्री घटाऊं चाहे 10 केल्विन घटाऊं, 10 डिग्री सेल्सियस घटाऊं चाहे 10 केल्विन घटाऊं, परिवर्तन दोनों में सेम होगा। आज अपन देखेंगे इसे, है ना, इन दोनों में चेंज देखेंगे, क्योंकि अब अपन को इसके बाद भी तो आगे बढ़ना है। क्या? हाँ, चेंज एक को तो करा है ना। आए प्रभु, समझ में आया तुमको? बन गया तुमसे। क्या बेटा, केल्विन में तो लिया मैंने। मेरी बात सुन, जैसे मेरे पास कोई टेम्परेचर दे रखा हो, चाहे मैं इसको 10 डिग्री सेल्सियस से घटाऊं या मैं 10 केल्विन से घटाऊं, चेंज आज तेरे को पढ़ेंगे अपन, चेंज इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू चेंज इन केल्विन, ये आज देखेंगे, तब अपन एक बार और फर्दर इसको चीज को ले लेंगे। उसने मेरे को बोला 62 डिग्री सेल्सियस घटाया, 62 डिग्री सेल्सियस कम करा ना, तो मैंने केल्विन में भी तो कम करा होगा ना, कितना कम करा होगा, 62 ही करा है। ले ही नहीं सकते ना, एफिशिएंसी की इक्वेशन में मेरे को टेम्परेचर केल्विन में लेना है हमको। मैंने अभी तक केटीजी और थर्मो में जितने भी सवाल करे हैं, सब में तेरे को मैंने स्पेशली बोला है टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में रखना और किसी में मत रखना। इसका रिवर्स प्रोसेस में, शुरू में तो हीट इंजन बना था सबसे पहले, फिर इसका धीरे धीरे लोगों ने रिवर्स प्रोसेस बनाना चालू कर दिया, और रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं भैया हीट पंप। हीट इंजन का काम होता है हायर से लोअर पे ले जाते हुए कुछ वर्क परफॉर्म करना, इसके रिवर्स डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं भैया, हीट पंप। और कोई कोई हीट पंप को रेफ्रिजरेटर बोलता है, और कोई कोई रेफ्रिजरेटर की जगह एसी वर्ड का यूज भी करता है, और कोई कोई इसको बोलता है हीट पंप। ये हीट को पंप करने का काम करता है किसी पर्टिकुलर डिवाइस से आगे। 4 एसी लगे हुए, तुमने शायद एक भी नहीं चला रखा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जैसे ये एसी काम क्या करेगा, इस रूम में अपन जो बैठे हुए हैं हम में से हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और कहां फेंक देगा, बाहर। कहां फेंक देगा, बाहर। और अच्छा डिवाइस है, एसी से अच्छा डिवाइस समझने का है रेफ्रिजरेटर। कौन सा जनरेटर, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर में हम जो भी चीज रखते हैं, हम चाहते हैं भैया ये सस्टेन रहे, ठंडा रहे, बढ़िया। एप्पल ले ले, बनाना ले ले, कुछ भी ले ले, पाइनएप्पल ले ले, ये ले पाइनएप्पल, अपनी ड्राइंग जोरदार है। पाइनएप्पल,
अरे ग्रेप्स ग्रेप्स, तो जो भी चीज है ये रेफ्रिजरेटर में इनको ठंडा रखना है, ठंडा रखना है और लंबे समय तक रिटेन करना है। या तो अपन ऐसी जगह चल चलते हैं ठंडी ठंडी वो, तो भैया शिमला कुल्लू मनाली या कश्मीर चल चलें, वहां एकदम मामला एकदम ठंडा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओपन में रख, कबड़ में रख, वही तेरा रेफ्रिजरेटर है। पर अगर अपन रख रहे हैं, अपन को गए हैं यहाँ पे सब्जी वगैरह को लेके आते हैं, परचेस करते हैं, एटलीस्ट एक वीक तो चलनी चाहिए, तो उसके लिए अलग से एक बॉक्स बना हुआ रहता है रेफ्रिजरेटर में, वहां रख दे, तेरी सब्जी सस्टेन कर जाएगी। उसके लिए क्या होगा, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। इसका क्या मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें से हीट निकालना पड़ेगा। अब ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर से तेरे को हीट निकालनी है लोअर टेम्परेचर पे, और रेफ्रिजरेटर के बाहर ये एटमॉस्फेयर, जैसे यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज अंदर से हीट निकालेगा और बाहर फेंक देगा। बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरनमेंट अपना, अंदर से हीट निकालेगा। अच्छा, कौन सा पार्ट ठंडा है, फ्रिज के अंदर वाला हिस्सा ठंडा है या फ्रिज के बाहर वाला हिस्सा ठंडा है? और तेरी एक सेकंड, क्या हो गया भैया, ऑडियो इज नॉट कमिंग भैया, अब आ गया क्या? नहीं नहीं, रुक जा भैया, रुक जाएगा। नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है, बेईमानी चल रही है ना। अपन कहां पे थे भैया, अंदर और बाहर। हाँ, रेफ्रिजरेटर के अंदर चीजों को रखा गया है, अंदर वाली चीजें, अंदर वाली चीजें लो टेम्परेचर पे, बाहर वाली हाई टेम्परेचर। अब तेरे को सुनना, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे लेके जाना है। जैसे आज रात 11 बजे तेरे को रेफ्रिजरेटर अभी पड़ा, तो क्या होता है, कभी कभी अपने दिमाग में आता है चलो प्रैक्टिकल करें। तेरे को भूख लग रही है रात को 11 बजे, तेरे को चाहिए एप्पल, तेरे घर पे रखा हुआ है एप्पल, या हॉस्टल में रखा हुआ है एप्पल। एप्पल था गरम, रात को गर्मी पड़ रही थी भाई साहब तगड़ी वाली, तो तेने कहा कि चलो इसको ठंडा करते हैं। तेरे रूम में कबर्ड तो होगी, तेने कबर्ड खोली, एप्पल को डाला अंदर, और 10 मिनट बाद एप्पल निकाला, एप्पल था एकदम ठंडा। तो भयंकर खुशी, सी दिस इज रेफ्रिजरेटर कद्दू, दैट इज रेफ्रिजरेटर, दैट इज हनुमान चालीसा टाइम। अपने आप से ठंडा हो गया भाई साहब। मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर अपने आप नहीं जाती चीजें, तेरे को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे अगर हीट को रिमूव करना है, सम एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन। हाँ, हायर से लोअर, हॉट कॉफी लेके आ, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कूल। समझ रहे ना, हायर से लोअर ऑटोमेटिक जाएगा। पर लोअर टेम्परेचर से, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट को भेजना है, तो भैया कुछ एक्सटर्नल वर्क को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो भी वर्किंग सब्सटेंस होगा। किसी के घर पे अगर पुराना फ्रिज हो, बीपीएल ओनिडा के पुराने फ्रिज हो, पीछे की तरफ देखना, पूरा सिस्टम तेरे को विजिबल रहेगा, वहां कूलेंट कॉइल्स वगैरह पीछे की तरफ लगी हुई। आजकल तो क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक शीट लगा देते हैं उसके ऊपर, डिजाइन विजाइन के हिसाब से। पहले वाले क्या, और ठीक है तो बच्चा बच्चा हाथ वाथ ना लगा दे भाई, जेबोले होने का मामला होता है, कुछ 19-20 करंट वरंट इधर उधर हो जाए तो वही खत्म है मामला। समझ रहा है चीज को, चप्पल अप्पल नहीं पहनने की, सीधे जेबोले, तो उसको ना करना हो तो पीछे आजकल कोटिंग लगा देते हैं और डिजाइन भी अच्छी दिखती है। पहले के जमाने में भैया फैन दिख रहा है तेरे को आराम से एकदम मस्त, वो जो कूलिंग फैन है सब दिख रहा है, सब बिल्कुल एकदम विजिबल रहता है। किसी के घर में, मेरे घर में पड़ा हुआ है पुराना सा, उसमें तो अब ड्रेस फेस जमाते हैं, पहले के जमाने में चलता भी था वो। तो उसमें अब क्या करें ना भाई, अब तो आजकल मॉडर्न आ गया सारे के सारे, तो वो बड़ा काम का चीज होता है, उसमें पूरी चीजें दिखती है। ये सब चीजें होती है, अपन तो मोटा मोटा डायग्राम देख रहे हैं, और बचा हुआ सारा का सारा अपन कहां फेंक देते हैं भैया, एनवायरमेंट में। कहां फेंक देते हैं, एनवायरमेंट में। ये भैया सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया जो जनरली लोअर टेम्परेचर पे रहता है। अब इस रेफ्रिजरेटर में तेरे सबसे काम की चीज, भाई क्यूएच क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस क्यूएल। ये तेरा सबसे काम की चीज क्या है, वर्क है, हीट निकालना है या एनवायरमेंट को हीट देना है? सबसे काम की चीज है हीट निकालना। इस हीट को निकालने के लिए तेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा तू रह कहाँ रहा है। तू कोटा रह रहा है, तू जैसलमेर रह रहा है, तू कहाँ रह रहा है, प्लस तूने डिवाइस कौन सा यूज कर, सस्ता डिवाइस यूज करा, उसमें इक्विपमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें मैटर करती है। और ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बहुत बड़ा क्या रहता है भैया, एक मैटर रहता है। तू कल को कहते भैया हम तो है ना चांदी के बर्तन यूज करेंगे, कैसे कर लेंगे भैया चांदी के बर्तन, समझ रहा है, चांदी 70-60 कितने पता नहीं कितने रुपए पे चल चुके जा चुका है। तो सब चीजों को देखते हुए फ्रिज को बनाया जाता है।
फिर ऊपर से तेरे को पैसे भी लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। आजकल देखा कर उस पर रेटिंग्स वगैरह लिखी हुई रहती है, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग। और इस साल का जो 5 स्टार रेटिंग होगा फ्रिज, अगले अगले साल जाके वो 2 स्टार या 1 स्टार पे रह जाएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भारी भारी रूपों में उभर के आ रहा है, तो पैसे भी उसके अकॉर्डिंग तो उससे लिए जाएंगे। अब इसके लिए डिफाइन करते हैं इसका परफॉर्मेंस। ये रेफ्रिजरेटर है, उल्टा वर्क कर रहा है, देखते हैं हीट पंप वर्क, हीट इंजन वर्क क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे, रेफ्रिजरेटर उल्टा वर्क कर रहा है। तो इसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो इसका परफॉर्मेंस चेक करके बताता है कि भैया इसका परफॉर्मेंस सही चल रहा है या गलत चल रहा है। अब कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को अपन डिनोट करते हैं बाय द लेटर बीटा। किससे? बीटा से। पिछला वाला था नीटा, ये है बीटा। तो बीटा क्या है? इट इज कितना हीट रिमूव करा, अपन उस हीट को रिमूव करने के लिए कितना वर्क करा। तेरे काम की चीज क्या है? चीजों को ठंडा रखना। चीजों को ठंडा रखने के लिए तेरे को हीट को रिमूव करना पड़ेगा। हीट को रिमूव करना है क्यूएल, हीट को रिमूव करना है क्यूएल, अपन उसके लिए कितना वर्क परफॉर्म करा, ये तेरा एक फैक्टर रहता है। एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वन नहीं, मतलब 100%। हाँ चल, फ्रैक्शन में बोलेगा 1 से ऊपर नहीं जा सकती, और परसेंटेज में बोलेगा तो 100% के ऊपर। अरे हम तो 100% पे ही नहीं पहुंचे, नहीं 1 तो 100 तो बहुत दूर की बात है ना। फिर भी मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है आने वाले समय में? 100। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उल्टा होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, जस्ट रिवर्स होता है ना। 1 से नीचे अगर कोई रेफ्रिजरेटर बना रहा है तो भैया जे बोले वाला मामला है, कोई मतलब ही नहीं है ना। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अब देख फॉर्मूला देखेगा तब तेरे को चमकेगा। यहाँ पे देख, वर्क को क्या लिख सकता हूं, दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा? QH माइनस QL। और तेरे को सुना है कार्नोट नामक एक बंदा था जिसने एक बहुत सारा काला जादू यहाँ लिखा था दिवाली के जस्ट पहले। उसने बोला था कि ये किसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा TL बाय का TH माइनस TL। ठीक है? अरे हाँ ना। तो ये किसने बोला था भैया? कार्नोट ने। किसने बोला था? कार्नोट ने। तो TL बाई TH माइनस TL। अब देख सवाल कैसे आएंगे, बड़े सिंपल से। तेरे को सोर्स का टेम्परेचर दे देंगे, तेरे को सिंक का टेम्परेचर दे देंगे। H4 क्या है? हायर। L4 क्या है? लो। हायर सिंक, सॉरी उल्टा बोलिए, हायर सोर्स से, लोअर क्या है? सिंक। तो ये निकाल लेगा कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे दे, TL दे दे, TS दे देगा। ऐसे भी सवाल अपने मॉड्यूल में 2-5 सवाल इसके दे रखे हैं, 2-5 सवाल उसके दे रखे हैं। हम थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। मैं तेरे को नीटा और बीटा में रिलेशन बताता हूं। नीटा का फॉर्मूला देख, पन्ना पलट के, 1 माइनस TL बाई TH होगा। यही है भैया, 1 माइनस TL बाई TH। यहां से तनिक TL बाई TH की वैल्यू निकाल, 1 माइनस ईटा होगी। बीटा इसके बाजू में लिखा हुआ है, ईटा और बीटा। बीटा है भैया TL बाई TH माइनस का TL। एक काम कर, ऊपर नीचे डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड कर दे? TS से। ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, मैंने किससे डिवाइड कर दिया? TS से। थोड़ा सा दिख रहा है तेरे को? थोड़ा अलग अलग करा जा सकता है, यस वी कैन डू दैट। तो यह आ जाएगा TL बाई TH, नीचे आ जाएगा 1 माइनस TL बाई का TH। व्हाट इज TL बाई TH? आजू बाजू में देख, TL बाई TH की वैल्यू 1 माइनस ईटा, सो दैट विल बी, यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस ईटा, नीचे आएगा ईटा। तो व्हाट इज द बीटा? बीटा इज 1 माइनस ईटा बाई का ईटा। हाउ? सी हाउ? कहां से कहा? यहां से। भैया बॉटल कहां लगी है मेरी? बॉटल ढूंढ के आते हैं। नहीं कोई नहीं है, वो हनुमान चालीसा टाइप लिख देंगे। इसमें सवाल कर लेते भैया, इसको फटाक से लिख ले। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको AC की वर्किंग भी बोल दे, इसको हीट पंप की भी वर्किंग बोल दे। तेरे रूम पे लगा हुआ होगा विंडो AC, नहीं विंडो AC लगे होंगे ना सबके रूम पे, है ना। फ्लैट या हॉस्टल में जनरली वही लगे हुए रहते हैं।
विंडो एसी में क्या करता है, अंदर से वो हीट अब्सॉर्ब करता है, जस्ट बाहर ही उसके बाजू में आउटलेट यूनिट लगा हुआ रहता है। तो उसको गलती से तेरे कल कोई मन कर जाए कि भाई चोरी हो जाए, रूम के अंदर रख लें उसको विंडो एसी को, भाई गलती हो जाएगी तो उससे बहुत भारी वाली। तो रूम के अंदर रख लेगा ना, इधर से हीट निकालेगा नहीं, इधर ही रूम में ना हीट, जितना तो वो ठंडा नहीं करेगा ना, उससे ज्यादा तो वो गर्म कर देगा रूम को। इसलिए अगर फ्रिज को रखना है रूम के अंदर तो आधा फ्रिज रखे बाहर, आधा फ्रिज रखे अंदर। पर हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं रहता। इन जनरल अपन फ्रिज को कहाँ रखते हैं, घर के अंदर ही रखते हैं। उसके पीछे से एग्जॉस्ट चलता रहता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, और वो हीट को रिलीज करता रहता है। इसका मतलब अगर एक बंद कमरे में तो फ्रिज को बंद रख या खोल दे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो फ्रिज को खोलेगा तब भी रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और तो फ्रिज को बंद रखेगा तब भी रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। बंद कमरे के अंदर फ्रिज रखने पे रूम का टेम्परेचर 100% बढ़ेगा। ये पहले भी बताया था शायद तेरे को, अभी तो बता दिया तेरे को, अभी जस्ट तुरंत प्रभाव से। पहली चीज तो देख, फ्रिज में ना कूलेंट डालते हैं हम, कभी खोल के देखना। आजकल तो दो तीन जगह से डलता है कूलेंट। पहले के जमाने में एक ही जगह से डलता था कूलेंट। वो ऊपर से कूलेंट डाल देते थे, ऊपर से नीचे। तो जैसे फ्रिज खोलेगा ना, देखो गैसेस निकलती हुई दिखेगी। ज्यादा देर तक खोल देगा, गैसेस सारी बाहर निकल जाएगी, गैस भरवानी पड़ेगी। एसी भी होता है ना, एसी में भी गैस रहती है, एसी में भी अपन कूलेंट गैस डालते हैं। और अगर कहीं से वो लीक हो जाए तो तेरे को वापस से 1000, 1500, 500 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वाला एसी है, छोटा एसी, 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, तेरे को वापस कूलेंट भरवाना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में भी आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी कूलिंग कम हो जाती है। इसका मतलब बार बार अपन खोलते रहते हैं, खोलते रहते हैं, वो गैस तो निकलेगी बाहर भैया। लीक लीक बोल दे बाहर निकल, खोलना तो पड़ेगा, बंद रख के भी क्या ही फायदा है, समझ चीज को। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते। ये क्या है भैया आवाज का, बंद कर दें? हाँ यार सिर दर्द करा, बंद कर देते, एसी ऑन करवा देते हैं। यस, गुड आइडिया। पंखा चलवा देते हैं, वेरी गुड आइडिया। लाइट बंद करवा देते हैं, वेरी वेरी गुड आइडिया। दैट इज ए वेरी गुड आइडिया। सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। पहला सवाल लिखते हैं अपन, दैट इज वेरी गुड आइडिया। पहला सवाल, भाई टेम्परेचर नॉर्मली रखना, मतलब जो होशियारी कर रहा है ऐसे नहीं 18 पे कर दे, 16 पे कर दे, 2-5 जने उड़ा जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं। टेम्परेचर नॉर्मली रखना भैया है। मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत का ध्यान रखें भैया, एक दिन का लॉस भारी पड़ेगा, है ना। चलो लिखो। हाँ जे बोले हो जाएंगे, क्या मतलब है। लिखना भैया, बहुत है भैया, बहुत है, थोड़ा लिखे थोड़ा छोड़े, लिखे अब लिखे। एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन is 1/10. Efficiency of a heat engine is 1/10. It is now used as a refrigerator. वापस बोल रहा हूँ, efficiency of a heat engine is 1/10. It is now used as a refrigerator. If work done in one complete cycle is 10 joule, if work done in one complete cycle is 10 joule, find amount of heat absorbed from reservoir at lower temperature. Find amount of heat absorbed from reservoir at lower temperature. ठीक है, एक सिंपल सवाल दे रखा है मॉड्यूल में, टीएल दे रखा है, टीएस दे रखा है, तेरे से क्या पूछा है, बीटा। वो तो डायरेक्टली ध्यान रखना, टेम्परेचर को भैया किस में रखिएगा, केल्विन में, बस इतना ध्यान रख लेना। 90 90 जूल।
भाई देख, सबसे पहले तो तेरे को बीटा निकालना है। 1 - ईटा बाई का ईटा से, ईटा तेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 1/10। तो इसको तो सॉल्व करेगा, मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 9, है ना। क्योंकि जब भी रेफ्रिजरेटर होगा तो वर्क करेगा किससे, बीटा से। अब बीटा का फॉर्मूला वहां देखा अपन ने, वहां पर थोड़ी देर पहले लिखा हुआ है, बीटा इज गिवन आउट टू बी क्यूएल बाई का डब्ल्यू। बीटा दे रखा है 9, क्यूएल निकालना है, डब्ल्यू कितना दे रखा है 10। तो यहां से क्यूएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 जूल। ये क्यूएल आ गया। अगर क्यूएच भी पूछता तो भैया हम क्यूएच भी निकाल लेते। ये कितना होता है 10 + 90 भैया, कितना हो जाता 100 जूल। कितना आ जाता 100 जूल। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल बनेंगे भैया इस पे, एकदम फंडामेंटल सवाल, एकदम बेसिक सवाल। कंसेप्ट याद रखियो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इट इज सो सिंपल। एक सवाल और करेंगे पर, ये बनाना भैया सबसे, कोई दिक्कत हो तुरंत प्रभाव से पूछा जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में एक गैस होती है जो बहुत खराब होती है एनवायरनमेंट के लिए, तो ना, अरे यस, बीइंग बायो तुझे याद होना चाहिए। और वो क्या डिप्लीट कर देती है, ऑक्सीजन को या ओजोन। ओजोन, वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर। लेकिन अगला सवाल इसी बात पे, ओजोन के नाम पे। आजकल धीरे धीरे उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, आजकल उसका अल्टरनेट ढूंढे जा रहा है, HFC वगैरह। और भी आने वाले समय में डेवलपमेंट होंगे, हर साल होता है। ताकि क्या, पहले एनवायरनमेंट पे अपन ध्यान देते नहीं थे, अब एनवायरनमेंट ही एकदम जे बोले हो रहा है। पता लगा तो दिल्ली एम्स में भाई साहब देख ही नहीं पा रहा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, इतना पॉल्यूशन। क्या करेगा फिर, क्या मतलब है, समझ रहे चीज को। तो इसके लिए भैया अपने को एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ रहा है। और दो, हीट इंजन, और दूसरा क्या है भैया, ये तेरा रेफ्रिजरेटर। दोनों कुछ ना कुछ हीट अप कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। एक हीट इंजन नहीं है और एक रेफ्रिजरेटर नहीं है, इन्फानेट हीट इंजन आ चुके हैं। मतलब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है या जो भी वर्ल्ड का एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहे हैं। अब वर्किंग चल रही है एनवायरनमेंट पे भी, पहले नहीं सोचा जाता था, पहले थी 2 4 10 15 50। लिखना भैया, इफ सीओपी, इफ सीओपी of a refrigerator is 5, if COP of a refrigerator is 5 and it extract heat from cooling component at a rate of, it extract heat from cooling component at a rate of, it extract heat from the cooling component at a rate of 250 joule per cycle, 250 joule per cycle. फर्स्ट वर्क डन निकाल, सेकंड QH निकाल। पचास, 25, 50, ठीक है। 50 और 400, 300, 300, 300। My question very simple, answer is also very very simple। क्वेश्चन में बीटा दे रखा है तेरे को, बीटा का रिलेशन होता है QL बाय का W। क्वेश्चन में सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है, कितना दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5, QL दे रखा है 250, W निकालना है, यहां से W कितना आ जाएगा 50 जूल। यही पूछा था तेरे से, एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए निकाल दिया। चलिए एक साइकिल के लिए पूछते हैं, जो भी करते हैं। और एक QH पूछा है, QH की वैल्यू क्या हो जाएगी, W प्लस QL। तो भैया ये हो गया 250 प्लस 50, ये कितना आ जाएगा 300 जूल। चेक करना भैया, सबका आ रहा है ना भैया। इट इज वेरी इजी, आंसर इज ऑल्सो वेरी इजी।
Put the value and get the answer. ठीक है भैया। अब भैया ये थे भैया दो चीजें जिन पे बनता है स्लॉट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्लॉट के दो स्टेटमेंट है, पहला है हीट इंजन पे और दूसरा भैया किस पे है, रेफ्रिजरेटर पे। हीट इंजन का जो दिया था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? सुना सुना लग रहा है नाम, कुछ सुना सुना नहीं है भैया, नाम तो यही है, केल्विन और प्लैंक। तेने सुना है अलग बात है, नहीं सुना है अलग बात है। केल्विन और प्लैंक ने तो भैया दिया था हीट इंजन के ऊपर, हीट इंजन पे। और दूसरा था भैया नाम, वो था क्लॉजिस, थोड़ा अजीब सा नाम था, पर इसने दिया था भैया किस पे, रेफ्रिजरेटर पे। हमने पहले स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था। अब हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया हीट इंजन क्या होता है और रेफ्रिजरेटर क्या होता है। हीट इंजन वैसे है ना दो तरह के, मतलब बहुत तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल हीट इंजन, जो चीजों के बाहर लगता है। पुराने जमाने में है ना एक्सटर्नल हीट इंजन लगते थे, आजकल तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर ही फिटेड रहता है। पहले हीट इंजन अलग से यूनिट रहता था, बाहर से दिख जाता था। किसी किसी के पास पुरानी गाड़ी हो, मतलब कहीं कहीं पे रहती है बहुत सी जगहों पे, उसका हीट इंजन अलग से विजिबल रह जाता था, हल्का सा डब्बा खोलना पड़ता था, पूरा दिखता था। और बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह रहती है उसमें भी हीट इंजन अलग से लगता है। और हाँ बेटा, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और है ना मैक्सिमम आजकल की जो भी चीजें सब में हीट इंजन वगैरह कहाँ लगता है, अंदर की तरफ। इंडस्ट्रीज वगैरह में अभी भी आउटर हीट इंजन बहुत सी मैकेनिज्म में लगता है, फर्नेसेस में लगता है, बाकी सब में इंटरनल लगता है। खैर वो अलग बात है। कैल्विन प्लैंक ने दिया था हीट इंजन का स्टेटमेंट, ये बोलता है 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। और ये हम लिख भी चुके हैं कि 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 केल्विन इज नॉट अचीवेबल। अभी नहीं लिखा, बिफोर दिवाली लिखा था भैया। ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। और क्लोजिस बोलता है कि बिना किसी बाहरी सहायता के, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल हेल्प, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये दोनों ने, एक ने बोला रेफ्रिजरेटर के लिए और दूसरे वाले भैया ने किसके लिए बोला, हीट इंजन के लिए। तो पहले लिखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हाँ स्लॉट ही है बेसिकली, ये सेकंड लॉ ही चल रहा है। सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है, एक है हीट इंजन पे, दूसरा है रेफ्रिजरेटर पे, है ना। केल्विन प्लैंक में लिखेंगे, आराम से बेटा आराम से खेल लो, तो पहले खेल लो आराम से, जरूरी है खेलना। खेल लिए भैया, खेल ली, चलो लिखिए। इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to design a heat engine. It is impossible to design a heat engine that convert 100% heat. It is impossible to design a heat engine that convert 100% heat into work. 100% heat into work without producing any other effect. 100% heat into work without producing any other effect. ठीक है। एनी अदर इफेक्ट मतलब वो लॉस होता है, कहां पे होता है, अपन ने लिखा था ना, ऊपर से हीट आई, थोड़ा सा वर्क परफॉर्म करा और बचा हुआ कहां जाएगा, लॉस, एनवायरमेंट में। तो भैया लॉस तो होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होगा, कम ज्यादा हम कर सकते हैं, 100% हीट को 100% वर्क में नहीं कर सकते। दूसरा लिख क्लॉजेस स्टेटमेंट, दूसरा लिख क्लॉजेस स्टेटमेंट, CLAUSIS, CLAUSIS, क्लॉजेस स्टेटमेंट में लिखना, इसमें लिखना, इट इज इम्पॉसिबल for a self-acting machine, it is impossible for a self-acting machine to derive heat from a body at low temperature, to derive heat from a body at low temperature to a body at high temperature, to derive heat
from a body at low temperature to a body at high temperature without any external aid. Without any external aid. Aid बोले तो सहायता, हेल्प, कुछ भी लिख ले तू. Without any external help, है ना. बिना एक्सटर्नल वर्क के लोअर से हायर पे नहीं ले जा सकते, ये हमने देखा भाई. और अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है भैया. हीट अपन पढ़ेंगे कहां से कहां फ्लो करती है, हायर से लोअर, वो ऑटोमेटिक रहती है भैया. ये क्लॉजेस ने स्टेटमेंट दिया यहाँ पे भैया. स्लॉट जे बोले होता है. एक दो डेफिनेशन और बची है हमारे पास, टाइम मिल रहा है तो फटाक से वो भी लिख देते हैं, वरना तो मैं तेरे को समझा भी सकता हूँ बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड से. एक को बोलते हैं रिवर्सिबल और एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल. चमकता है या लिखवा दूं तेरे को? चमकता है, फिर भी लिख ले. एक एक लाइन लिखनी, ज्यादा नहीं है. पहले रिवर्सिबल प्रोसेस लिख दे. एक एक दो दो लाइन लिख भी देते हैं, समझ भी लेते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? हाँ, अच्छा धीरे धीरे से, अपने को कोई जल्दी नहीं है. रिवर्सिबल में लिखना द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड. द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड without leaving behind any traces. The process that can be reversed without leaving behind any traces is reversible. Traces बोले तो निशान. ट्रेसेस समझ रहा है? ट्रेसेस मतलब तू ऐसी कोई चीज कर रहा है, चोरी कर रहा है, पीछे को निशान नहीं छोड़ के जा रहा है. तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, जाते टाइम जो भी कुछ उसने बढ़ाया था मामला, आते टाइम जब समेट के वापस आ गया, कोई निशान नहीं छोड़े. तो जिस प्रोसेस के थ्रू गया था वापस उसी प्रोसेस के थ्रू आ गया, ईच एंड एवरी स्टेप. पर लिटरली आइडियली नेचर में, एनवायरनमेंट में देयर इज जीरो रिवर्सिबल प्रोसेस. एक सिंगल प्रोसेस हमारे आसपास की ऐसी नहीं होती रिवर्सिबल है. एक के दिमाग में आ रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से वो लड़का, वो बोल रहा है आइस टू वाटर. किसी किसी के मन में आ रहा होगा आइस टू वाटर, वाटर से आइस, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. चमक रहा है, चमक रहा है, चेहरे पे मुस्कान है भैया के. वो बोल रहे हैं कि आइस टू वाटर, वाटर टू आइस. अब समझ, आइस से वाटर कैसे बनाते हैं? आबरा का डाबरा करके नहीं बनाते बेटा, फ्रिज से बनाते. किससे बनाते हैं? फ्रिज. तूने आइस ट्रे को फ्रिज में डाल दिया, आइस ट्रे निकाली, अब मैंने लिक्विड से सॉलिड बनाया, अब सॉलिड से क्या बनाना है? लिक्विड. अब तो देख समझ, आइस बननी कैसे? आइस एकदम फटाक से फ्रिज में डालते वो एकदम से कन्वर्ट होगी, होले होले बन रही थी, होले होले. पहले आउटर हिस्सा बनता है, कभी एकदम तो फटाक से निकालने का देखना, बाहरी शेल पे तो आइस बन जाएगा, अंदर तेरा क्या रहेगा? वाटर. ठीक है ना. अब एकदम से जब वो कोलैप्स होगा, तूने गरम करा, गरम करा, एकदम से वो कोलैप्स हुआ, कोलैप्स हुआ तो भैया वो पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? मिक्स. अब ऊपर वाला लेयर वाला पार्टिकल, ये थोड़ी उसको तू बोलेगा नहीं तू ऊपर था तो ऊपर रहेगा भैया. अगर वो नीचे भी आ जाएगा क्या कर लेगा तू? तो पकड़ के थोड़ी रोकेगा, नहीं भाई जो ऊपर है वो ऊपर. अरे मॉलिक्यूल मिक्स हो जाते हैं, जब वो मेल्ट होगा ना तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? मिक्स. और रिवर्सिबल प्रोसेस में 3 इक्विलिब्रियम होने चाहिए. कितने इक्विलिब्रियम होने चाहिए? 3. मैकेनिकल, केमिकल और तेरा थर्मल. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो. जाते टाइम जो टेम्परेचर जिस स्टेज पे था, आते टाइम वो टेम्परेचर उस स्टेज पे होना चाहिए. मतलब प्रोसेस मस्ट बी क्वाजियोस्टैटिक. व्हाट इज क्वाजियोस्टैटिक? वेरी वेरी स्लो. पहली चीज, इतना स्लो प्रोसेस करेंगे क्या काम आएगा? फिर भी तेने क्वाजियोस्टैटिक प्रोसेस को कर लिया तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, और तीनों को एक साथ मेंटेन करना अभी की डेट में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इसलिए हमारे लिए कोई भी प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं है. इसका मतलब मैक्सिमम प्रोसेसेस क्या है? इरिवर्सिबल, जो कि स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती है, फटाक से होती है, मतलब स्पॉन्टेनियसली हो जाती है, जिसके लिए कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. वो सारी प्रोसेस किस में आती है? इरिवर्सिबल में. इसमें लिखना एक स्टेटमेंट और. हाँ रिवर्सिबल, अभी रिवर्सिबल के लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, for reversible process we must have chemical equilibrium. For reversible process we must have chemical equilibrium. ब्रैकेट में लिखना chemical equilibrium के, no new product must be formed. No new product must be formed. Bracket close. Mechanical equilibrium, comma,
थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर इसका एग्जाम्पल क्या दें? हाइपोथेटिकल केस का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख। हाँ बेटा, सैंड को निकालते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिखता हूं मैं, इंग्लिश में आराम आराम से लिख दिया। इसको लिखना क्वाजिस्टैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो हिंदी में बता रहा था, मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। एग्जांपल लिख ले, क्वाजिस्टैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। क्वाजिस्टैटिक इज वेरी इंटरेस्टिंग स्पेलिंग, QUASI, क्वाजिया इज स्टैटिक। क्वाजिस्टैटिक मतलब वेरी वेरी स्लो। भैया बोले थे ना रेत का एक एक कण आप बोल रहे हो, बेसिकली उसको हिंदी में बोलते हैं क्वाजिस्टैटिक। क्या बोलते हैं? क्वाजिस्टैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ठीक है ना? मतलब बरस लग जाएंगे एक बार एक्सपेंशन और कंप्रेशन करने में। कॉमा, एक और एग्जांपल लिख ले, फ्रिक्शनलेस पेंडुलम। फ्रिक्शनलेस पेंडुलम पॉसिबल है क्या भैया? फ्रिक्शनलेस पेंडुलम नहीं। तूने वैक्यूम भी क्रिएट कर दिया, तो जिस पॉइंट पे तेने पेंडुलम को हैंग कर रखा है उस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ तो भैया फ्रिक्शन होगा 100%। ऊपर वाले पॉइंट पे तेने क्या करा? तेने देखा है वो बड़ी वाली घड़ी होती है भैया, जो पुराने किसी के घर हो, किसी के घर में, या कहीं होटल वोटल हो, ताज वाज के उसमें लगे हुए रहते हैं, या डरावनी मूवीज में तो दिखी जाती है वो कांच के अंदर पेंडुलम चलता रहता है। हम बाजार से खरीद के आते हैं 100-200 रुपए में पेंडुलम वाली घड़ी। भाई साहब उसमें दो सेल डलते हैं, एक घड़ी को चलाते हैं और एक पेंडुलम को चलाता है। जबकि पेंडुलम वाली घड़ी में सेल नहीं डलते हैं। पेंडुलम वाली घड़ी में क्या होता है? उस पेंडुलम के जो ऑसिलेशन है उससे पीछे गेयर लगे हुए रहते हैं और उससे वो घड़ी घूमती है। तो उसमें क्या करते हैं, एनवायरमेंट का इफेक्ट कम से कम हो तो उसको एक कांच के कंटेनर में पूरा बंद करके रखते हैं और अंदर से शुरू में वो कोशिश करते हैं एयर को रिमूव कर दे, क्योंकि जैसे पेंडुलम आगे पीछे जाएगा एयर उसको क्या करेगी? ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। ठीक है ना? तो एयर को हटा दे, पर फिर भी ऊपर कुछ ना कुछ तो क्या होता है भैया? फ्रिक्शन होता ही है, हल्का फुल्का। तो थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको मेंटेनेंस मांगता है और वो करनी पड़ती है। ठीक है? तो ये भैया रिवर्सिबल के एग्जांपल लिखे। एक प्रोसेस और लिख दे, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के बाद नीचे लिख दे इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में लिखना क्लॉजेस का स्टेटमेंट लिखवा दिया ना बेटा मैंने। क्लॉजेस का स्टेटमेंट लिखवाया था अपन ने। क्या लिखवाया था? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ड्राइव हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। ठीक है भाई, है ना? लिखना क्या लिख रहे थे भैया अपन? इरिवर्सिबल, द प्रोसेस which are spontaneous in nature, the process which are spontaneous in nature are irreversible. The process which are spontaneous in nature are irreversible. एग्जाम्पल बता दे, बहुत भला हो तेरा। पहाड़ से पानी गिरना भैया ने जोरदार एग्जाम्पल लिया है। और क्या भैया? चार्ज भारी एग्जाम्पल हो गया ये, तो हम बोलेंगे भी नहीं। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, है ब्लास्ट ऑफ बॉम्ब। देखो भैया बॉम्ब ब्लास्ट की जगह क्या भाई एक्टिव नहीं पैसिव वॉइस में बोल रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव लोग हैं। एक भैया के मन में आ रहा है भैया ब्रेकिंग ऑफ हार्ट, नहीं ये कोई एग्जांपल नहीं हुआ है, वो तो टूटते जुड़ते रहते हैं। अरे बस बस लिखो, तुम मतलब ही नहीं है कुछ। एग्जाम्पल लिखो भैया, कोई मतलब नहीं है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास ही लिखना भाई, हार्ट आज के जमाने में बेईमानी है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रिंगिंग ऑफ बेल। नहीं बेटा, अपना अपना दिल नहीं, अपना जिगर है बेटा, जिगर जिगर वगैरह नहीं टूटते हैं, है ना? सब मुंह में है, सब मुंह में है। क्या रखा है इस दुनिया में? भैया बोल रहे हैं टूथपेस्ट का बाहर निकालना। वेरी गुड भैया, वेरी गुड, वेरी नाइस भैया, आई लाइक दिस। कोई भी एग्जांपल लिख सकता है। आसपास में जो भी प्रोसेस है नेचर में सारी की सारी स्पॉन्टेनियस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस, है ना? अब देख भैया, अब नहीं इसमें है ही नहीं, अपनी डेफिनेशन से ही है इसमें। अपन ने सवाल तो पहले ही कर लिए। मैंने प्रोसेस को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं बोला, वो तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रहता है। फिर भी अपने स्कोप में लिखी हुई ये डेफिनेशन वगैरह तो मैंने तेरे को बता दिया।
एक वर्ड और है जो इसको अपन को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बाकी केमिस्ट्री में तेने भर भर के इसको डिटेल में देखा है। फिजिक्स में भैया तेरे को थोड़ा सा इसको देखना है, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी लिख ले फटाक से, ये 2-3 डेफिनेशन बची हुई है स्लॉट की है। एंट्रोपी में लिखना द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, आराम आराम से लिख बेटा, आराम आराम से। द नहीं रिपीट नहीं कर, तो आराम से लिख। द डिग्री ऑफ randomness of a system, the degree of randomness of a system is entropy. The degree of randomness of a system is entropy. रैंडमनेस पूरे यूनिवर्स की बात करें, हमारे सिस्टम की बात करें, पूरा यूनिवर्स जो है, हमारा अर्थ की बात करें, हटाना बाकी तो अर्थ या हमारा सोलर सिस्टम देख ले, मिल्की वे गैलेक्सी है, ये समय के साथ दो हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, एक नहीं दो। पहली हो सकती है और दूसरी, ध्यान से सुनना, अगर हमारे आसपास के नेचर में रिवर्सिबल प्रोसेस है। व्हाट इज रिवर्सिबल? जाते टाइम जो तेने डिसऑर्डर फैलाया, आते टाइम तेने वापस समेट लिया, जैसा कि हमने देखा था। पर ये अपने क्या बोला, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जाते टाइम जितना फैलाया, आते टाइम उतना समेट लिया। तो इसमें चेंज इन एंट्रोपी कितना आ जाएगा भैया? 0। जितना फैलाया उतना कर लिया, तो चेंज कितना हो गया? 0। पर हमारे पास ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता, रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होगा भैया? एंट्रोपी का जो चेंज है वो ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी पूरे यूनिवर्स की कंजर्व रहेगी, एनर्जी इज कंजर्व, पर एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करेगी। कांस्टेंट किस केस में रहेगी? रिवर्सिबल। अभी के लिए हमारे लिए हाइपोथेटिकल है, यू नेवर नो, आने वाले समय में रिवर्सिबल प्रोसेस भी होने लग जाए। अभी के लिए तो अपने लिए क्या है? हाइपोथेटिकल। पर अगर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल है तो उस केस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, और इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, पर एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी। कोई कोई क्या इसमें ब्लैक होल लेके आ जाता है कि भाई ब्लैक होल से पास से कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा, ब्लैक होल के पास से लाइट भी जाएगी, ब्लैक होल खा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हमको ब्लैक होल का अंदर का मामला थोड़ी पता है, अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है अंदर उसकी एंट्रोपी बढ़ी जा रही हो, बड़ी, हमको वो चीज पता नहीं है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। उसको पता करने के लिए पहले अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाने के बाद वापस आना पड़ेगा, और आके बाकी लोगों को बताना पड़ेगा। अंदर जा चुका है, वापस आ ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब है मामले का? चीज को समझना, ठीक है ना। और एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, टी टेम्परेचर। ये तेरा एंट्रोपी का थोड़ा सा रिलेशन होता है, ठीक है। फटाक से इसको भी लिख लिया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए। सुना है तेने नाम छोटा सा ब्लैक होल? अच्छा, बड़ा होता है, नाम छोटा है काम बड़ा है। मुंह माया में पड़े हुए हैं भैया। ब्लैक होल आईबीबी होता है क्या? तेरे सुना है कि आईबीबी, आइडियल ब्लैक बॉडी? सुना सुना लग रहा है क्या? कैन ब्लैक होल बी एन आइडियल ब्लैक बॉडी? कांट से। क्या से? क्योंकि हमको बस उसके खाने का मामला पता है, अब वो कब कब वो एग्जॉस्ट करेगा, कब एमिट करेगा, वी डोंट नो। सो हम ऐसी चीजों के बारे में कमेंट कर ही नहीं सकते, धीरे धीरे कमेंट करेंगे भाई। सन 1 पे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भैया। भैया ये था भैया केटीजी और थर्मो का। अब एक काम करियो, है ना, अगली टर्न पे अपने पास मेरे हिसाब से टाइम अच्छा खासा मिल गया था। थर्मो का अपना बचा था एक्सरसाइज 1 का पोर्शन, है ना, स्लॉट पूरा पूरा बचा था। तो स्लॉट का और फ्लोट का जो जो सवाल है, इनकेस कुछ पूछना हो तो अगली टर्न पे तो मॉड्यूल लिया आना, और कोई डाउट वगैरह हो तो डिस्कस कर लेंगे अपन। अपन ने केटीजी पहले कर लिया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आखिरी मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 में लास्ट पार्ट उसी का होगा बस। स्लॉट के 10-15 सवाल दे रखे, उसको भी आज ट्राई कर लियो। अब शायद थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज है, शायद मैग्नेटिज्म भी चालू हो रहा है तेरा वापस से, है ना, तो देख लेना। तो अपना कल टर्न आएगा या शायद परसों आएगा, कल तो नहीं आएगा। अब अपना परसों आएगा, तो अपने पास टाइम मिल गया, तो भैया डाउट पूछ लेना जो भी हो, ठीक है ना। अब भैया इधर सुने, हम आगे बढ़ रहे हैं भैया, और अब हमारे पास 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। कोशिश करूंगा पूरा पूरा कवर करने की। एक बचा हुआ है कैलोरीमेट्री, एक बचा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन, और बचा हुआ है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 2 सवाल पक्के से, एक केटीजी से और एक किससे? थर्मो से। 2 सवाल पक्के इससे आते हैं। बचे हुए 2 सवाल कभी कभी तो इन दोनों से आ जाते हैं, केटीजी और थर्मो से।
और कभी कभी कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन में से एक सवाल आता है, या तो कैलोरीमेट्री में से आएगा या थर्मल एक्सपेंशन से आएगा। और दूसरा सवाल 100% बैठता है हीट ट्रांसफर से। हीट ट्रांसफर तीन तरह के होते हैं, तेरे लिए दो ही हैं, कंडक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन में थ्योरी है, वो भी लिखवा देंगे अपन, टाइम मिलेगा तो। और रेडिएशन में एक सवाल पक्का बनता है, कंडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रेडिएशन, उसमें भी दो लॉ रहते हैं, स्टीफेंस लॉ और दूसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है उसपे से सवाल बनने की। अब वो, और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, रेडिएशन है, बाकी सब जगह तो थ्योरी, थोड़ा बोरिंग है पर अपन करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कैलोरीमेट्री से। कैलोरीमेट्री को स्टार्ट करने से पहले अपन ये वर्ड को डील करेंगे, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? और थोड़ा सा चेंज वगैरह होता है। तेरे को पता है एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने का फॉर्मूला सुना सुना लगता है। मैं फटाक से एक बार लिख दूंगा ताकि तेरे को घर जाके पन्ना ना पलटना पड़े। अगर ये रटा हुआ हो तो मत लिखना, नहीं रटा हुआ हो तो फटाक से लिख के एक दो सवाल इस पे करते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? ये मत बोलना द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। आई नो द डेफिनेशन। टेम्परेचर क्या होता है? ताप इज टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज ताप। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। टेम्परेचर बॉडी का, जैसे भैया सपोज है ना, भैया छोटे थे, कौन से भैया? ये भैया छोटे थे, कोई से भी भैया ले लो आप, है ना, नाम वाम लेने में तो एकदम जेबोले टाइप मामला हो जाता है। तो कोई से भी भैया छोटे थे, बचपन में गए, भैया को ये बड़ा शौक था, ये भैया, भैया सही लग रहा है, भैया कह रहे हैं मेरा नाम लो आप। भैया क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज भैया बचपन में बहुत छोटे थे तो बहुत जिज्ञासु थे। अब देखो भैया ने क्या करा, भैया को लग रहा था कि भाई कुछ खाने पीने की चीजें किचन से आती है, चपाती आती है, पाव आता है, सब खा जाते हैं। इसने कहा वो सोर्स पता करते हैं जहां से ये चीजें आ रही है। इनने देखा अंदर एक है ना, स्टव के ऊपर एक ब्लैक कलर की चीज रखी हुई है, जो भी चीज इससे निकलती है सब खा जाते हैं। इसने कहा इस पर अटैक करें अपन। भैया का माइंड एकदम बचपन से तेज था। अच्छा, अपना बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37। 37 ना। अब ये गए, उसमें क्रॉल करते करते मम्मी ने स्टव स्टव बंद करा, किचन के बाहर निकली, फ्रिज के पीछे भैया छुपे हुए थे, नीरज भैया गए, क्रॉल करते करते पहुंचे उस तवे के पास में, और इनने तवे को टच करा। क्या करा? टच। इसके जो फिंगर के मॉलिक्यूल हैं नीरज भैया के, वो वाइब्रेट कर रहे थे 37 पे। और तवे का बंद करने के बाद टेम्परेचर सपोज 70 था। क्या था? 70। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे तवे के मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे? वाइब्रेट। अब जैसे इनने टच करा तो आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ? आदान प्रदान, गिव एंड टेक प्रोसेस। और वो गिव एंड टेक प्रोसेस हुआ वाइब्रेशनल एनर्जी का। तवे के मॉलिक्यूल की इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी है 70 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, और भैया के हाथ की वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी है 37। तो वो तवे के मॉलिक्यूल, स्टव के मॉलिक्यूल, इन भैया के मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे और तेज डांस करो, और तेज डांस। और भैया का अगर नर्वस सिस्टम एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से इनको पता लगेगा ये ताता है, ये क्या है? गर्म है। तो इनको हाथ हटाना पड़ेगा, या फिर उसके हाथ के मॉलिक्यूल का डांसिंग इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। ये डांसिंग इफेक्ट कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक दोनों का जो डांस है, दोनों का जो वाइब्रेशन है, क्या ना हो जाए? बराबर। हीट गिवन इक्वल टू हीट एक्सचेंज बराबर ना हो जाए, तब तक वो मॉलिक्यूल क्या करते रहेंगे? आदान प्रदान करते रहेंगे। वो जो आदान प्रदान करने वाली एनर्जी है उसको बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। हायर टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर पे? लोअर। कब तक? जब तक मामला क्या ना हो जाए? बराबर। आगे भी क्या होगा वो धीरे धीरे अपन, जब अपन हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तब देखेंगे उस चीज को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी किसके कारण आती है? इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई होगी, हॉटनेस कोल्डनेस, ये चीजें लिख लेते अपन। लिखना, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द मेजरमेंट, एक बार लिख ले उसके बाद देखते, इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी is the measurement of internal vibrational energy, internal vibrational energy per unit molecule, internal vibrational energy per unit molecule of a substance. और वो तो बोल ही सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, वो तो अपन बचपन से 9th में भी 8th में भी बोला होगा, 11th में भी बोला होगा, 12th में भी बोल सकते हैं। एग्जैक्ट अंदर के मतलब वाली बात बता रहा हूं, इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी। भाई दो तरह की एनर्जी होती है, पहले भी बताई थी तेरे को केटीजी में।
एक होती है पोटेंशियल और एक क्या होती है काइनेटिक। ये काइनेटिक वाली है, क्योंकि काइनेटिक वाली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। काइनेटिक वाली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ये उसी पे है। तूने बॉडी को हीट दी तो बॉडी का तापमान बढ़सी या तापमान गिरसी, बढ़सी। बढ़सी तो क्या बढ़सी, इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना। और बॉडी से हीट निकालेगा, उसका टेम्परेचर घटेगा। इसका मतलब क्या घट रहा है, इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी घट रहा है। ठीक है ना, ये अपन कह सकते हैं। चल भाई, टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल को फटाक से 2 मिनट में मैं बता देता हूं तेरे को। भाई इन्फानाइट तरह के स्केल आते हैं। पहले सालों पहले कोई रैंकाइन आया, रैंकाइन आया, कोई सेल्सियस आया, कोई फ़ारेनहाइट आया, कोई केल्विन आया, कोई रूमर आया। इतने तरह के साइंटिस्ट आए भैया अलग अलग कंट्रीज में। उनने क्या है कि लोगों के बुखार मेजर करना चालू कर दिए। फिर क्या हुआ, नीरज भैया यहाँ से गए भाई स्कॉटलैंड। कहाँ गए, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड गए और वहां पे इनको बुखार आ गया। इनने कहा भाई अपन को नपाओ भाई। स्कॉटलैंड में था भाई साहब स्कॉटलैंड स्केल। उस स्कॉटलैंड स्केल में इनका टेम्परेचर आ रहा था 1000। भैया ने कहा जे बोले, हमारे तो 1000 का कुछ मामला ही नहीं, इनने सीधे 1000। एक्चुअल में क्या है, उस जगह पे मिनिमम और मैक्सिमम अलग चीजें होगी। तो फिर बाद में क्या लगा लोगों को, यार भाई सबको पता लगना चाहिए। यहाँ पे 1 मीटर का एक कुछ कपड़ा के कुछ रहता होगा, वहां पे कपड़े को मेजर करने के लिए कोई और यूनिट। ओ भाई साहब पता ही नहीं लग रहा क्या खरीद के आ रहे हैं, क्या पैसा दे रहे हैं। तो फिर एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि इनका कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन के लिए पहले, आजकल तो और भी तरह के थर्मोमीटर आने लग गए। पहले इन जनरल हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मरकरी थर्मोमीटर होता था। कौन सा थर्मोमीटर होता था, मरकरी। जैसे अपने पास 3 रो है, पहली रो को ये थर्मोमीटर पकड़ा दिया, दूसरी रो को ये थर्मोमीटर पकड़ा दिया, तीसरी रो को ये थर्मोमीटर पकड़ा दिया। एक थर्मोमीटर मैंने ले लिया। हर थर्मोमीटर के नीचे एक रहता है लोअर फिक्स पॉइंट और ऊपर की तरफ रहता है भैया अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट सबका फिक्स रहता है। अच्छा, सब में मरकरी भरी हुई है। अभी रूम टेम्परेचर कितना होगा, 24 मान ले। रूम टेम्परेचर पे मरकरी की लेंथ यहां से यहां तक x होगी। क्या सब स्केल में मरकरी की लेंथ x होगी या सब स्केल में अलग अलग होगी, सेम लेंथ तो सब में क्या रहेगी, सेम। और टोटल लेंथ भी सेम है, टोटल लेंथ भी सेम है भैया। अपने पास तो आइडेंटिकल दिए, मैंने ऊपर किसी का भी टैग नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, टैग। हर स्केल में एक रेशियो जो रहेगा ना, x बाई एल का रेशियो, वो फिक्स रहेगा। हर स्केल में x बाई एल का रेशियो रहेगा, वो फिक्स रहेगा। तो बता सकता है मुझे कि मरकरी थर्मोमीटर, वैसे आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं हिक्स वगैरह के, पर मरकरी थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थर्मल एक्सपेंशन। हीटिंग वीटिंग पे नहीं, थर्मल एक्सपेंशन पे। जैसे तू उसको टच करेगा, तेरे बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो फटाक से मरकरी क्या कर जाएगी, एक्सपैंड। तो टच करने के कारण आया और टेम्परेचर डिफरेंस करने के कारण आया, इसलिए और वो एक्सपेंड हुआ। तभी तो जाके मैंने रीडिंग देखता हूँ। आजकल तो डिजिटल आने लग गए, तो उसके अंदर चिप्स वगैरह डलती है, वो अलग चीजें। बाकी पहले अपन लोग इन जनरल ये यूज करते थे। भैया अपन उसी थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं। अब भैया पहली टीम ने क्या करा, ये पहले रो ने क्या करा, इस पे ना डिग्री सेल्सियस का टैग लगा दिया, ऊपर पर्चा लगा हुआ रहता है, देखना। हमारे पास इन जनरल इंडिया में जो यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला पर्चा रहता है, केल्विन वाला नहीं रहता। कौन सा रहता है, डिग्री सेल्सियस। एक तरफ देखना, थर्मोमीटर के आधी तरफ तो डिग्री सेल्सियस और थर्मोमीटर के इस तरफ फ़ारेनहाइट। किसी किसी के पास केल्विन वाला भी होगा। ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ये केल्विन, और ये कोई भी हाइपोथेटिकल स्केल है तो स्टार स्केल बोल दे। क्या बोल दे, स्टार स्केल, है ना। सब में नीचे की तरफ रहता है तेरा कौन सा पॉइंट, भैया यहाँ पे रहता है तेरा फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट होता है जनरली 0 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग नहीं, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग कितना होता है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में नीचे होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऊपर वाला होता है 212। इसमें नीचे कितना होता है, 273.15। 0.15 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ 373। और यहाँ पे लोअर और अपर, ये है डिग्री सेल्सियस, ये है डिग्री सेल्सियस, ये है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है के। इसको कुछ वैल्यू बोल दे, इसको स्टार का एस बोल दे। क्या बोल दे, एस। ये रेशियो सब में क्या रहेगा, फिक्स। ये रेशियो सब में क्या रहेगा, फिक्स। ये रेशियो फर्स्ट वाले स्केल से निकालते। फर्स्ट वाले स्केल में होगा डिग्री सेल्सियस माइनस 0, इतना सा रीडिंग अपॉन ये टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग भैया इसकी कितनी आएगी, 100 माइनस 0। ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32
अपॉस 212 माइनस का कितना भैया 32। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। k माइनस 273 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 100 में डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस करके, डायरेक्ट लिख दो ना भैया। ये कितना आ जाएगा 180। और लास्ट वाला तेरा हाइपोथेटिकल स्केल है, और तेरे को मजे की बात बताऊं भैया, 2 बार है ना नीट में इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं 2 बार। ये और किस पे पूछे गए हैं? वो पूछे गए हैं स्टार स्केल पे। कौन से स्केल पे पूछे गए हैं? स्टार। स्टार स्केल में देख लेना, जो भी रीडिंग है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इस पे 2 बार सवाल पूछे गए, तो एक सवाल तो अपन कर ही लेंगे इस पे। एक भैया अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस करा था 62 डिग्री वाला सवाल, उस सवाल को मैं लेना चाहूंगा। ये होगा डेल्टा सी बाय का 100, डेल्टा एफ बाय का 180 चेंज, डेल्टा के बाय का 100। यहां से साफ दिख के पता लग रहा है किसमें चेंज बराबर है, डेल्टा सी और डेल्टा के। तो इसका मतलब परिवर्तन चाहे सेल्सियस में हो चाहे परिवर्तन केल्विन में हो, दोनों क्या आएंगे सेम, क्योंकि उसमें भी 100 की मार्किंग है और इसमें भी कितने की मार्किंग है 100 की। ठीक है, देख के पता सकता है सबसे सबसे बड़ा यूनिट किसका होगा? डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट और 10 केल्विन में सबसे बड़ा कौन होगा? ये कहां से स्टार्ट कर रहा है? इस पे अगर 10 आएगा, सुनना, इस पे मैं तो बस तुक्के से बता रहा हूं, ऐसे मतलब अपन आइडिया लगा के अपन आंसर दे दें। इस पे अगर 10 आएगा 0 से 10, तो ये तो 32 से स्टार्ट कर रहा है। अबे हाँ ना, तो 10 से तो ऊपर ही होगा, और मैं तो कह रहा हूं 32 से भी ऊपर ही होगा। अरे हाँ ना, वो तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है। पर यहां पे 10 होगा तो यहां पे कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, और यहां पे तो स्टार्ट कहां से हो रहा है 273। समझ रहा है ना चीज को? तो यहां तो कितना आएगा 283। तो सबसे बड़ा वाला कौन हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। चल छोड़, वो तो अपन कंपेयर करेंगे, सवाल करेंगे तभी करेंगे। अभी ये तो समझ में आया भैया कन्वर्जन। कन्वर्जन में कोई दिक्कत हो बेटा तुरंत प्रभाव से इच्छा करे फटाक से लिख ले, तेरे को घर जाके रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे रिवीजन हो जाएगा, है ना? फटाक से लिख ले इसको। 2 सवाल कर लेते हैं इसमें, अभी वो बता देंगे अपन। अभी अभी कंपेयर कर लेते हैं, एक सवाल कर ही लेते हैं ना, काहे को टेंशन लेते हैं जीवन में इतनी। 1 मीटर बड़ा है या 1 सेंटीमीटर बड़ा है? क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। चीज चमकी ना। अब ऐसे अपन कंपेयर कर लेंगे ना, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है या 1 मिलीमीटर बड़ा होता है? तो हमें यूनिट पता है, कन्वर्जन पर इसके भी कन्वर्जन देख लेंगे अपन, अपने को पास फॉर्मूला है ना, बस कन्वर्जन देख लेंगे, वैसे पता कर लेंगे। बैक ऑफ द माइंड में रखूंगा 1 मीटर बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर से, तो वैसे मैं कंपेयर करके देख लूंगा। ठीक है, कभी भी अटके कंपैरिजन में, कोई नया कंपैरिजन आए, गो फॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। उससे कंपेयर करके देख लिया। अगर एग्जाम में का अटकेगा भी बीइंग बायो, क्या दिक्कत है कंपेयर करने में? हमको ये याद होना चाहिए बस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर अपन झेल लेंगे कुछ भी आन दे। बैक बैक में ये रखना, बैक ऑफ द माइंड में। ऐसे तो नर्चर बेस पर 10-15 सवाल करवा देते हैं, डिग्री सेल्सियस की रीडिंग है बता, डिग्री फ़ारेनहाइट की क्या होगी। अब बीइंग इन 12th मतलब अपन नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं रहता। 2-3 सवाल फिर भी कर लेंगे, एक हाइपोथेटिकल स्केल का ले लेंगे, एक कंपैरिजन वाला ले लेंगे। अच्छा चीज है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स अच्छी है, सवाल तो एकदम फर्जी सा है, मैथमेटिक्स अच्छी है। और एक अपन एक ग्राफ का सवाल ले लेते हैं। ये 2-3 स्टैंडर्ड सवाल है, वो तो ले ही लेते हैं। बाकी सबसे ज्यादा कन्वर्जन जो काम का आता है ना, वो आता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का। वो हमने मेरे हिसाब से शुरू से ही कर रहे हैं अपन, केटीजी और थर्मो से यूज करते चल रहे हैं। डिग्री सेल्सियस और किसका भैया ना, केल्विन का। एक दो साइकिल और होती है, एक रैंकाइन साइकिल होती है, एक र्यूमर होती है। भैया याद मुझे ये 3 रखने हैं बस, है ना? ये याद मुझे 3 रखने हैं। और दो नहीं, बहुत तरह के साइकिल होती है, बहुत तरह के स्केल होते हैं, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्केल थे। फिर आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर बस ये तीनों है ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है ना, लिखना। तो वैसे कंपैरिजन याद रखना ऐसे, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, बस इतना याद रखना।
ये तीनों स्केल भी रट ही लेना, फ़ारेनहाइट वाला भूल सकता है, 32,212 याद रखना, ठीक है ना। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। वाई एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस लेना, एक्स एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट लेना। हो गया? क्या बन रहा है भैया? ऐसे ऐसे ऐसे, वही तो ऐसे ऐसे तो बोल रहा हूं मैं भी, ये तो एक ही भैया भैया, वेरी इजी, वेरी इजी। नो पुट द वैल्यू, नो गेट द आंसर, सी हियर, बस वॉच द वैल्यू। भैया ये यूज करा मैंने, डिग्री सेल्सियस बाय का 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय का 180, जीरो से जीरो गया, 2 की टेबल में आया 5 टाइम, 2 की टेबल में आया 9 टाइम, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 बाय का 9। थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी, आंसर इज द हियर। ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। जो एक्स एक्सिस पे हो उसको एक्स से डिनोट करें, जो वाई सिक्स पे हो उसको वाई से डिनोट करें, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देख, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देख स्लोप, वाई एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस है, एक्स एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट है। एम कितना आ रहा है? एम प्लस आ रहा है या माइनस? प्लस। और सी, तो भैया ऐसा ग्राफ बनेगा, स्लोप इज 90 से कम एंड सी इज नेगेटिव होना, भैया ऐसा ग्राफ आ सके। या फिर इसके बाद बिना चमके, आई हैव वन अल्टरनेट, पहले डिग्री फ़ारेनहाइट को रखो जीरो, एक की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे को रखो जीरो, दूसरे की वैल्यू, 2 पॉइंट्स अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। क्रॉस चेक करने के लिए तीसरा और पुट कर दे, मजे आ जाएंगे। 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन। फर्जी सवाल। एक हाइपोथेटिकल स्केल का कर लेते हैं। भैया क्वेश्चन है भैया ऐसा, एक एक्स स्केल दे रखा है, एक वाई स्केल दे रखा है, सब कुछ इसमें दे देता हूँ, लोअर फिक्स पॉइंट, आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक वैल्यू एक में दे दूंगा, दूसरे में कैलकुलेट कर लेना। एक मेरे पास एक्स स्केल है, एक मेरे पास वाई स्केल है, एग्जाम में कुछ भी नाम दे दे, जुपिटर स्केल नाम दे दे, मार्स स्केल नाम दे दे, नाम में मत जाना भैया, बस तो याद है ना वो टेम्परेचर स्केल बोल रहा है। कौन सा स्केल बोल रहा है? टेम्परेचर। एक्स का लोअर फिक्स पॉइंट भी होगा, इन दोनों का अपर फिक्स पॉइंट भी होगा, जो भी उसने वैल्यू दे रखी होगी। जैसे एक्स में दे रखी है सपोज -10x, भैया रट लेना, जब भी माइनस आए ना तो वैल्यू पुट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लोअर फिक्स पॉइंट है, माइनस माइनस पे मत जाना, जो है वो है वैसे पुट करना। और ऊपर है 90x, इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 140y, अपर फिक्स पॉइंट है 160y। देख इसकी स्केलिंग कितनी है? 100 की, और इसकी कितने की? 20 की। तेरे को हेडेक नहीं लेना है, वो अगले ने बनाया उसकी टेंशन है, तेरे को तो बस ये देखना है इसके इसमें क्या रीडिंग आ रही है। जब ये वाला स्केल रीडिंग दे रहा है 150y, चीज समझ रहा है? मेरे को एक्स स्केल की वो रीडिंग बतानी है करस्पॉन्डिंग टू 150y, कौन से स्केल की? वाई स्केल की। ऐसा सवाल आता है, लिखना वही फटाक से इसको, और मुझे एक्स स्केल की रीडिंग बता दें। आंसर 40। क्रॉस चेक करें भैया एक बार, 40 आ रहा है? ठीक है, मत करें। क्वेश्चन समझ में आया ना भैया?
वाई स्केल में 150, अच्छा ऐसा भी बोल सकता है, मेरे को डिग्री सेल्सियस में इसकी रीडिंग बता दे, तो यहाँ पे 0 लिख देना, यहाँ पे कितना लिख देना 100, यहाँ पे डिग्री, और फिर वो वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में। ओ भैया देख, अपन इसमें से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर। भैया लोअर में वापस स्ट्रेस दे रहा हूं, लोअर में 10 लिखेगा या -10, -10 जो है वो है ना। यहाँ पे है 150 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। कर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, x प्लस 10 बाई का 100 इज इक्वल टू 10 बाई का 20, 10 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया ये 50 टाइम्स, सॉल्व करेगा, x की वैल्यू मेरी 40 आ रही, चेक कर तेरी क्या आ रही है, 40 ही आ रही भैया, मामला बराबर है, मामला बराबर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति? ठीक है, एक थोड़ा सा तगड़े लेवल का कर लेते हैं, इसमें कंपैरिजन हो जाएगा, और मेरी जो तीनों स्टैंडर्ड स्केल है ना, तीनों स्केल आ जाएंगे। फॉर्मूला अपने सामने लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस का, डिग्री फ़ारेनहाइट का और केल्विन का, तीनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरे सामने, तो इससे मैं ना कंपेयर कर लूंगा, इससे मैं कंपेयर कर लूंगा भैया। तू मुझे बस कंपेयर करके बताएगा तीन वैल्यूज को, डिसेंडिंग ऑर्डर समझता है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, कंफर्म कर रहा था मैं, बड़े से छोटा। अब तू मुझे बड़े से छोटे में मेरे को तू करके देगा भैया, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल देना, ठीक है भैया। और कहीं अटक जाए याद रखना, 1 मीटर में होता है 200 सेंटीमीटर, कितने, 100 सेंटीमीटर, तो याद रखना 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बड़ा होगा या 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर बताएगा किसका, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बताएगा 10 डिग्री सेल्सियस का, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और तीसरा बता दे तू किसका, 10 केल्विन का। फाइंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, और एक तुक्का मत लगा ना, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था, कोई बेईमानी नहीं करेगा, पूरा सॉल्व करके बताएगा, वो शुरू वाले तरीके से नहीं करेगा, है ना, पूरा सॉल्व करके करेगा, बेईमानी नहीं, कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, वरना ऐसे तो अपन देख के अपन आइडिया लगा के बता सकते हैं। और समझदार बच्चा इसको कंपेयर नहीं करेगा, समझदार बच्चा क्या करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी कर ले, क्या ही फर्क पड़ रहा है, समझदार हो बेवकूफ, आंसर बता तू तो, हमारा तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आंसर बता आंसर। मैं 10 से करूंगा, मैं 10 से करूंगा। भाई आ रहा है सबको, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए मैं कर देता हूँ, कंपैरिजन, कंपैरिजन करना था, बीच में दिक्कत आ रही थी भैया, एक दो को वो पूछे भी थे, ध्यान से देख ले, अपन तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस और एक एक को करके देख लेते हैं, तो फॉर्मूला मेरे सामने है, डिग्री सेल्सियस बाय का 10 इज डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय का क्या आ जाएगा 180, ठीक है भैया। अब इसमें मेरी बात सुनना, इसमें बात करना कि अपन एक काम करते हैं कि भैया इसको पुट कर लेते हैं, अब किसकी वैल्यू पुट करें, हाँ भैया 100 100 100, अब ठीक है, अब किसको पुट करेगा, डिग्री सेल्सियस को पुट करेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट को, किसी को भी पुट कर दे, किसी एक की वैल्यू को पुट कर दे, दूसरा निकाले, जैसे सेल्सियस को तेने पुट कर दिया, सेल्सियस को पुट करेगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट तो नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, देखना, तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस पुट करा, 10 डिग्री सेल्सियस को पुट करने पे तेरे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, तेरे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू, यहां मैंने 10 पुट करा, तो ये कितना आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट 50, तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के, मेरी बात सुनना, 10 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट है 50, तो 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट हो गया 5, है ना, तो कौन बड़ा हो गया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100, तो कौन बड़ा हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा हुआ या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये 10 होगा तो ये कितना आ जाएगा 50, तो कौन बड़ा है भैया, डिग्री सेल्सियस, कौन बड़ा है, चमकी ये चीज। पर ऐसा ही कंपैरिजन तो किस किस में कर लेना, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो पूछ ले बेटा, फिर भी पूछ सकता है, किसी को नहीं क्लिक कर रहा हो, यही डिसेंडिंग ऑर्डर है।
ऐसा सवाल तेरे एक बिगनर बॉक्स में दे रखा है, शायद बिगनर बॉक्स 1 में फर्स्ट सवाल यही है, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50 केल्विन में डिसेंडिंग ऑर्डर। अब तो रटी ले, मैं तो बोल रहा हूँ, बार बार कहाँ एग्जाम में सॉल्व करने बैठेगा। सबसे बड़ा कौन होगा? डिग्री सेल्सियस, फिर कौन होगा? फ़ारेनहाइट, और तीसरा कौन होगा? केल्विन। ठीक है भैया? भैया नवीन भैया, नवीन ना, नीरज भैया, नवीन नवीन भी है, नीरज भी है, दोनों जेलविन थ्रो में भैया बहुत आगे नाम कमाए, खूब गोल्ड मेडल लाए हमारे भारत के लिए। ठीक है, तो भैया इन इन लोगों को क्या है भैया? कॉलेज मिल गया। इन गेस व्हाट, कौन सा कॉलेज मिला है? दिल्ली एम्स। क्या मिला है? दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स में भाई साहब खुशी देखो, भैया तो अभी से खुश हो चुके हैं जोरदार हो। दिल्ली एम्स में भैया ने कहा फिटनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी। लिखते रहे भैया, कोई एकदम ख्यालों में खो चुका हो कोई, है ना, लिखते रहे लिखते रहे। अब ये क्या है कि वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रूटीन बना रखा है, और शार्प उठते ही सुबह के 10 बजे 1 घंटा पूरा आराम से नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि उसके बाद नाश्ता नहीं मिलेगा, और पहुंच गए मॉर्निंग वॉक करने 11 बजे। कितने बजे? 11। सुना दिल्ली में गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, 45 डिग्री टेम्परेचर था उस पार्क का, और भैया ने भयंकर वाली दौड़ लगा ली, नीरज भैया ने हमारे, और दौड़ लगाए जा रहे। आधे किलोमीटर बाद नीरज भैया थक चुके हैं, इनने कहा थोड़ा रेस्ट करा जाए फिर और भागेंगे, फिटनेस फ्री के नीरज भैया। नीरज भैया को 2 टेबल दिख रही है वहां पे, एक टेबल दिख रही है लकड़ी की और एक टेबल दिख रही है लोहे की। तो आपको हेल्प करनी है, नीरज भैया ने आपको कॉल करा, आप बीइंग ए गुड फ्रेंड उनको आइडिया दिए कि किस में बैठे हैं, लोहे पे बैठे हैं या लकड़ी पे। तो अच्छे दोस्त होने के नाते आपने बोला नीरज भैया आप बैठो लोहे पे। नीरज भैया को पता था आप अच्छे दोस्त हो, तो आपकी बात का विपरीत उनने करा, वो लकड़ी पे बैठे। अब हुआ क्या, सुनना, हुआ क्या, दिस इज द लकड़ी की टेबल्स एंड दिस इज द लोहेस की टेबल। लकड़ी की टेबल है वुड, और ये है आयरन्स। अब सुन, रूम का टेम्पर सॉरी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मैंने कितना बताया था? 45। तो क्या होता है, एक होता है फिजिकल सेंसेशन को महसूस करना। हम किसी चीज को टच करते हैं ना, तो हम जो कंडक्शन प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस पढ़ाएंगे अपन आगे, टच करने के कारण हीट का आदान प्रदान, वो फिजिकल सेंसेशन के थ्रू महसूस कर सकते हैं। हम कभी भी बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। अब कुछ बॉडी होती है जो फटाक से हमको एहसास दिलाती है, और कुछ बॉडी होती है होले होले। कैसे एहसास दिलाती है? होले होले। एनवायरमेंट का टेम्परेचर है 45, तो वुड का टेम्परेचर भी 45 है, और सुन, लोहे का टेम्परेचर भी 45 है। तो वुड वो एहसास क्यों नहीं दे रहा जो लोहे पे तुरंत प्रभाव से नीरज भैया बैठेंगे और 45 का एहसास पाएंगे? वुड वो एहसास देगा, बिल्कुल देगा। आप 5 मिनट बैठे उस टेबल पे, 5 छोड़, मैं तो कह रहा हूँ 2.5 मिनट बैठ, फिक्स 2.5 मिनट बैठेगा ना, तो वो लकड़ी वाली टेबल भी किसका एहसास दिलाएगी? 45 का। क्योंकि लकड़ी का हीट ट्रांसफर करने का जो रेट है वो कम होता है, और लोहे का हीट ट्रांसफर करने का रेट क्या होता है? ज्यादा। हीट मतलब तू देखना, टेम्परेचर दोनों का सेम है, पर ट्रांसफर करने की रेट है वो दोनों की अलग अलग है। वो कौन डिसाइड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल। वो तो हीट ट्रांस, और जो ट्रांसफर हो रहा है नीरज भैया के पास जो पहुंच रहा है, वो ट्रांसफर करने वाली चीज को बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। तो बोल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एक्सेप्टेबल, तो बोल हीट ऑफ अ बॉडी नॉट एक्सेप्टेबल। Heat cannot be stored, work cannot be stored, heat cannot be stored. Heat is a energy in transit. Transit मतलब ट्रांजिशन में है। जब दो बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मेड इन कॉन्टैक्ट, एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज नोन एज हीट। तो भैया टेम्परेचर खत्म करके हम हेडिंग डालते हैं हीट। हीट में 2-3 स्टेटमेंट लिखते हैं। ये डेफिनेशन लिखा हूं, when two bodies at different temperature are made in contact with each other, है ना, इसमें अच्छी चीज लिख ले। ये तो याद है ना तेरे को, जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर टच करते हैं, द क्वांटिटी दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं? हीट। अपन अच्छी चीजें लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिख हीट के लिए, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट में लिखना, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ऐसे। ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब फ्लो, ट्रांजिशन के टाइम हायर से लोअर, जब तक टेम्परेचर सेम रहता है
अलग अलग रहता है, तो वो फ्लो होती रहेगी। इस एनर्जी को बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, हालांकि उसने केवल इतना ही लिखा, आगे पीछे एक्सप्लेन नहीं करा, मैं तेरे को समझा रहा हूं। ट्रांजिट का मतलब जब भी ट्रांजिशन हो रखा हो तभी हीट फ्लो करेगी, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टू बॉडी एट लोअर। ठीक है ना? अगली लाइन में लिखना, व्हेन ए हीट is given to a body, when heat is given to a body, then its temperature increases, and its internal vibrational energy also increases, and its internal vibrational energy also increases. मैंने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट लिखवाया था क्या? मैंने लिखवाया था ना, J by Q इज, नहीं, वर्क बाय क्यू इज कैपिटल J। याद आ रहा है? वो यहां लिखवाते हैं, ये शुरू में पढ़ाते हैं, पर वो मैंने पहले लिखवा दिया था, तो उसको मैं अभी अवॉइड कर रहा हूं। तेरे को याद है 4.2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई थी? 4.2। ये किसने निकाला था? ये सब निकाला था भैया जूल ने। किसने निकाला था? उसके बाद से हीट की ऐसा यूनिट को जूल बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? जूल। और इसकी सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं भैया? कैलोरी। और प्रैक्टिकल यूनिट, अरे उल्टा लिख दिया रे, प्रैक्टिकल यूनिट को क्या बोलते हैं भैया? कैलोरी। सीजीएस यूनिट तो भैया अर्ज होती है, जो होती ही है, जूल अर्ज, और सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है इसकी अभी भी। तो 5 स्टार खा, तो डेयरी मिल्क खा, तो कुछ खा ना खा, तो कुछ गिफ्ट भी कर, सबके पीछे कैलोरी लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? कैलोरी। प्रैक्टिकल यूनिट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिट है। ब्रेड खा, प्रोटीन एक्सपी, हॉर्लिक्स पी, सबके पीछे कैलोरी लिखा हुआ रहेगा, जबकि ये ऐसा यूनिट नहीं है, पर ये मोस्ट पॉपुलर यूनिट है। कौन सी पॉपुलर यूनिट है? मोस्ट पॉपुलर। ठीक है भैया, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे, देखते हैं अपन इस पे काफी सवाल करेंगे अपन। जय बोले। कौन सा सवाल भैया? इसके पहले जस्ट लास्ट सवाल कौन सा कराया था भैया? डिग्री सेल्सियस और हार्दिक, समझ में आया बेटा? हार्दिक, चलो ठीक है। अच्छा भैया, ये एक बार इसका थर्मो का खत्म कर लेना, और दूसरा क्या भैया, केटीजी तो अपन ने पहले ही कर लिया था, तो दिक्कत होगी तो यहाँ पूछ लेना भैया।